अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रवाहत सलीम और हाजिर हुआ हूँ आज मैं फिल्म प्रोडक्शन यानी कि फिल्म मेकिंग का चौथा लेक्चर लेके आप लोगों के लिए। और जिसका टाइटल है कास्टिंग क्रू इन फिल्म मेकिंग। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में ये चाह रहे हैं कि मैं फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म मेकिंग, ड्रामा मेकिंग या मतलब टीवी इंडस्ट्री से मैं जुड़ना चाहता हूँ, स्टेज इंडस्ट्री में से मैं जुड़ना चाहता हूँ, मीडिया इंडस्ट्री से मैं जुड़ना चाहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद लेक्चर है ये आज आपका। इसमें आप जान सकेंगे कि कौन कौन से क्रू मेंबर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, किसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन किसके अंडर काम करता है, कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, बजट एलोकेशन वगैरह, मतलब काफी ज्यादा चीजें जो है आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और बहुत ज्यादा ब्रीफ ये होगा, जो है ना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होगा ये लेक्चर। तो इसको एंड तक सुनिएगा ताकि आपको जो है पता चल सके कि मेरी पोजीशन कहाँ कहाँ बन सकती है और मैं क्या क्या चीजें सर अंजाम दे सकता हूँ, कौन कौन से प्राइज, और ताकि उस हिसाब से बंदा सोचते और अपना जो है वो कैरियर बिल्ड करता है। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूवी प्रोड्यूसर की। सबसे अहमियत जो होती है किसी भी फिल्म प्रोडक्शन में, फिल्म मेकिंग में, वो मूवी के प्रोड्यूसर की होती है। क्योंकि जब तक आपके पास पैसा ना हो, मनी ना हो, तब तक आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते। तो जो मूवी का प्रोड्यूसर होता है वो बेसिकली जो है वो इन्वेस्टर होता है और पैसे लगाता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है: द प्रोड्यूसर रन्स द फिल्म मेकिंग बिजनेस एज दे हैव द screenwriter write the script, casting director to find the cast, hire the crew for the production and find the money to make the movie happen। ठीक है, तो सिंपल सी ये बात है कि जो है जो मूवी का जो प्रोड्यूसर है वो ये तमाम चीजें जो है फिल्म मेकिंग बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस रन कर रहा है। बेसिकली वो एक बिजनेसमैन होता है, उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, वो कोई टेक्निकल पर्सन नहीं होता, वो एक बिजनेसमैन होता है जिसने उसको बिजनेस को रन करना होता है। स्क्रीन राइटर से स्क्रिप्ट लेना होता है, कास्टिंग डायरेक्टर से जो है वो उसका अपना काम है, मतलब हर बंदे का उससे जो है वो काम पड़ता है और वो काम सबसे लेता चलता है। तो इसी तरीके से आज हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्रू पोजीशन हैं, उनकी जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किस किस मेंबर की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आगे एक एक करके जो है ना हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हम इसको चलकर देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफिस की बात करते हैं। तो देख लीजिए प्रोडक्शन ऑफिस क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो काम करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफिस इज रेफर्ड टू एज द फ्रंट ऑफिस and includes staff such as the production manager, production coordinator, and their assistants, the accounting staff, the assistant director, sometimes the location manager and assistants. The following are jobs within the production office. सिंपल है कि प्रोडक्शन ऑफिस जो है वो मेन, आप किसी भी बिजनेस का फ्रंट डेस्क कह लें, मतलब जो मेन फेसिंग एरिया, जो फेसिंग फेस होता है किसी भी मेगा कंपनी का। तो इसी तरीके से फिल्म मेकिंग बिजनेस का जो फ्रंट ऑफिस होता है वो प्रोडक्शन ऑफिस होता है, जिसको मेन ऑफिस कहते हैं। ठीक है, फिर दीगर बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे डायरेक्टर का अलग होगा, मतलब हर किसी का अलग होगा, आगे हम चलकर डिस्कस भी करेंगे उनको। तो मैं यहाँ पे बताना नहीं चाह रहा। तो इसी तरीके से जो है वो प्रोडक्शन ऑफिस जो है आपका मेन फ्रंट ऑफिस कहलाएगा, जिसके अंडर ये बहुत सारे कुछ स्टाफ हैं जो इसके अंदर फॉल करते हैं। समटाइम इनका अलहदा भी होते हैं। ठीक है, अब जिस तरीके से प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर और इसके जो असिस्टेंट्स हैं, ये तो डेफिनेटली प्रोडक्शन ऑफिस का हिस्सा होंगे, लाजमी सी बात है। लेकिन समटाइम अकाउंट्स स्टाफ, यानी कि जो अकाउंट्स ऑफिस होता है वो समटाइम अलहदा होता है। लेकिन कुछ प्रोड्यूसर जो है वो अकाउंटिंग स्टाफ या अकाउंट्स ऑफिस को अपने प्रोडक्शन ऑफिस के अंडर रखते हैं, क्योंकि बजट एलोकेशन और ये सारी चीजें जो है ये प्रोड्यूसर का काम होता है। तो वो जो अकाउंट्स का जितना भी काम शाम है वो अपने प्रोडक्शन ऑफिस के अंदर ही रहने देते हैं। अमूमन ये होता है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता। अब इसके अंदर जो पोजीशंस हैं वो आप देख लें कि कौन कौन सी जॉब्स हैं वो जो प्रोडक्शन ऑफिस के अंदर होती हैं। प्रोडक्शन मैनेजर, फिर है प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर। यहाँ पे दो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, फर्स्ट और सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। और सम टाइम जो है ये असिस्टेंट डायरेक्टर फर्स्ट सेकंड से ज्यादा भी होते हैं, तो इसको फर्स्ट फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर या सेकंड सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर भी कहते हैं। प्रोडक्शन असिस्टेंट, फिर स्क्रिप्ट सुपरवाइजर। अब इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफिस के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो मैं बता चुका हूं कि कौन कौन से पोजीशंस के अंदर काम करते हैं, तो वो इन उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर की। अब प्रोडक्शन मैनेजर होता क्या है जानते हैं। सुपरवाइजेस द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन, नॉट द क्रिएटिव एस्पेक्ट। यानी कि उसने जो आपका जो समझ लें फिल्म प्रोडक्शन हो रही है, उसने फिजिकल एस्पेक्ट्स देखने हैं प्रोडक्शन के, कि भाई हाँ सब चीजें अपने रूटीन से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, कैमरा वर्क सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, भाई जगह ठीक है नहीं ठीक है, मतलब मौसम की सूरत हाल, और ये वो जो कुछ भी काम देखना ओवरऑल पूरे प्रोडक्शन का जो है ना वो मैनेजर, यानी कि आप किसी भी कंपनी का मैनेजर होता है, उसका क्या काम होता है, हर बंदे से उसका काम लेना, उसकी जिम्मेदारियां देखना कि हाँ भाई हर बंदा अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा। कोई ऊपर नीचे होता है तो उसको सेटल डाउन करता है, मामलात को देखता है।
तो वो सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स देखता है प्रोडक्शन मैनेजर। वो कोई टेक्निकल या क्रिएटिव बंदा नहीं होता, इस वजह से वो टेक्निकली या क्रिएटिवली कोई चीजें जो है ना मद्देनजर नहीं रखता। ठीक है, उसका काम होता है मैनेज करना चीजों को, इंक्लूडिंग पर्सनल, टेक्नोलॉजी, बजट, शेड्यूलिंग, ये तमाम के तमाम चीजें जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर का काम है। इट इज द प्रोडक्शन मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर द फिल्मिंग स्टेज ऑन द शेड्यूल, कि जो फिल्म जो है वो शेड्यूल के मुताबिक और बजट के मुताबिक बन रही है। आया बजट से एक्सीड तो नहीं कर गए, जो प्रॉप्स हमने मंगवाए हैं, वो भी आगे चल के मैं बताऊंगा प्रॉप्स कौन लेकर आता है, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें देखना प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई शेड्यूल के मुताबिक फिल्म चल रही है, बजट के मुताबिक फिल्म चल रही है, एक्सीड तो नहीं कर गई, हम लेट तो नहीं हो गए अपने शेड्यूल से, ये तमाम चीजें। द प्रोडक्शन मैनेजर आल्सो हेल्प्स मैनेज the day-to-day budget by managing operating costs such as salaries, production costs and everyday equipment rental cost। मतलब कोई चीज रेंट पे लिया तो उसका कॉस्ट, कोई चीज आपने प्रोडक्शन की कोई चीज प्रॉप्स वगैरह परचेज किए हैं तो उसका कॉस्ट, ये तमाम चीजें यानी कि बजट को देखते हुए फिल्म बनाना, तमाम चीजें मैनेज करना, सारी डे टू डे उसको जो है ना बजट को ऑपरेट करते हुए मैंने मतलब तमाम की तमाम चीजें जो भी जो सेट के ऊपर हो रही हैं, ओवरऑल पूरी फिल्म बनने में, उस फिल्म को प्रोड्यूस करने में जो भी चीजें हो रही हैं, इवन सैलरीज वगैरह भी लोगों की। तो कुछ लोग आउटसोर्सिंग पर आते हैं, कुछ लोग फ्रीलांसिंग पर आते हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट कैटेगरीज से आते हैं, उनको मतलब हायर किया जाता है, तो उन लोगों को सैलरियां भी देना डे टू डे, कुछ लोग डेली सैलरीज पर होते हैं, इस तरीके से। तो प्रोडक्शन मैनेजर की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अच्छा, फिर है प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर, द इंफॉर्मेशन नेक्सस ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर का आप इसको समझ लें असिस्टेंट समझ लें इसको एक तरह का, ठीक है, लेकिन ये असिस्टेंट नहीं होता, आप इसको कह सकते हैं असिस्टेंट, क्योंकि असिस्टेंट प्रोडक्शन असिस्टेंट और चीज है, ये प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर है, ये भी असिस्ट ही कर रहा होता है प्रोडक्शन मैनेजर को। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल द लॉजिस्टिक्स फ्रॉम हायरिंग क्रू, यानी कि उसने तमाम चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, हायरिंग क्रू की लॉजिस्टिक्स वगैरह देखनी है, आपने कोई चीज रेंट पर लेनी है, कोई कैमरा रेंट पर लेना है, कोई पॉट वगैरह रेंट पर लेने हैं, कोई गाड़ी रेंट पर ली है, कोई घर रेंट पर लिया है, लोकेशन रेंट पर ली है, कोई भी चीजें नहीं कि वो तमाम चीजें देखना है प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, हायर करना चीजों को, लोगों को हायर करना, ठीक है, क्रू मेंबर्स को जो आउटसोर्सिंग करते हैं प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और कोई और चीजें जिस तरीके से कुछ चीजों को बुक करवाना, रेंट पे लेना मेरा मतलब है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है वो प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर इन सब चीजों को देखता है, प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर होता है। आगे देखते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, फर्स्ट और सेकंड। असिस्ट द यानी कि ओवरऑल मैं बताने लगा हूं, असिस्ट द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द डायरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों लोगों को असिस्ट कर रहा है, ये प्रोडक्शन मैनेजर को भी असिस्ट कर रहा है, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर को कहाँ असिस्ट ये करेगा, जो फिजिकल एस्पेक्ट्स देखते हुए कि भी हाँ हर चीज शेड्यूल के मुताबिक हो रही है, बजट के मुताबिक हो रही है, प्रॉप्स देख लिए, सैलरीज देख ली, मतलब जो जो प्रोडक्शन मैनेजर जो इनकी जिम्मेदारियां इनके जिम्मे लगाएगा, ठीक है, क्रिएटिव नहीं होंगे वो चीजें, ठीक है, वो फिजिकल एस्पेक्ट से वो देखेगा, जो मैनेजर जो है वो इनकी जिम्मेदारियां लगाएगा वो ये देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ डायरेक्टर भी, तो डायरेक्टर भी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां इनको सौंप सकता है जो इनके अंडर, जो इनके एक्सेस के अंदर आती हैं। जनरली इन चार्ज ऑफ ओवरसीइंग द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कास्ट एंड क्रू, यानी कि इनका जो नॉर्मली जो काम है, जनरली जो असिस्टेंट डायरेक्टर फर्स्ट या सेकंड, इनका काम होता है कि वो रोजाना की बुनियाद पर मैनेज करें कास्ट को और क्रू मेंबर्स को, और शेड्यूलिंग देखना, ठीक है, उनकी शेड्यूल के मुताबिक लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना काम हर सीन, मतलब जो है चीजें, काम जो है फिल्म मेकिंग का काम जो वो सारा शेड्यूल के मुताबिक हो रहा है, इक्विपमेंट्स को देखना, मतलब निगरानी समझ लें, इन सब चीजों की निगरानी करना, और इसकी रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक पहुंचाना, ये असिस्टेंट डायरेक्टर्स का काम होता है। स्क्रिप्ट और सारा कुछ सेट वेट, यानी कि आल जो जितना भी जिम्मेदारी है, क्योंकि असिस्ट कर रहे होते हैं तो ये चीजें देखते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर हर जगह जो है अपनी आंख नहीं रख सकता है, तो ये प्रोडक्शन मैनेजर की आंखें होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, प्रोडक्शन असिस्टेंट हो, या इवन स्क्रिप्ट सुपरवाइजर भी इवन, तो ये तमाम लोग जो हैं ये प्रोडक्शन मैनेजर की आंखें होते हैं। ये काम अपना, यानी कि सबको अपने अपनी जिम्मेदारियां इनको दे दी जाती हैं और वो इन सब चीजों को निभाते हैं और ये रिपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर को। प्रोडक्शन असिस्टेंट, अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन असिस्टेंट की। असिस्ट द फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर विद सेट ऑपरेशंस। ठीक है, प्रोडक्शन असिस्टेंट का क्या काम है, फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर को इसने जो है वो असिस्ट करना है विद सेट ऑपरेशंस। जो सेट के ऊपर, सेट ऑपरेशन से मुराद है कि जो सेट लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे कोई भी किसी भी जगह पर सेट लगा हुआ है फिल्म का और वहां पे फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो उसको देखते हुए वहां पर जितने भी शूटिंग हो रही है, काम हो रहा है, जितना भी है वहां पे लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो जिस तरह की मर्जी शूटिंग हो रही है, ठीक है, कई तरह के उसके अंदर कैमरा यूज हो रहे हैं, कई तरह के उसके अंदर कोई क्रेन यूज हो रही है, कोई और चीज प्रॉप यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट सारे जो है ना आपको
चीजें जो है वो सेट डिजाइनिंग की वो होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो देखना प्रोडक्शन असिस्टेंट की जिम्मेदारी है, असिस्टेंट डायरेक्टर के अंडर, ठीक है, उसको असिस्ट करता है यहाँ पर। दे आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफिस विद जनरल टास्क। इसका काम प्रोडक्शन ऑफिस में जैसे तमाम के तमाम लोग जो प्रोडक्शन ऑफिस का हिस्सा होते हैं, तो कुछ और जिम्मेदारियां भी जनरल टास्क हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हाँ भी फलाना बंदे से चीज पता करें, ठीक है ना, फलाना के रेट पता करें, वहां से रेट पता करें, वहां से रेट पता करें, फलाना चीज हायर कर लें, ठीक है, वहां पे होटल बुक करवा लें, वहां पे हमारे, ठीक है ना, वो जो कास्ट जो आ रही है वो मिसाल के तौर पे मुंबई से दिल्ली आ रही है, तो भाई दिल्ली में होटल बुक करवाना, मतलब बहुत ज्यादा जनरल टास्क होते हैं। मैं क्या बताऊं, वहां पे हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स निकल आएंगी। तो जनरल टास्क जो है वो भी इनकी जिम्मेदारियां होती है, जो है ना, वक्तन फवक्तन इनको इनकी जिम्मेदारियां बताई जाती हैं और इनसे काम लिया जाता है। अब लास्ट है हमारे पास स्क्रिप्ट सुपरवाइजर। तो द स्क्रिप्ट सुपरवाइजर इज आल्सो नोन एज कंटिन्यूटी पर्सन, ठीक है, हु कीप्स ट्रैक ऑफ व्हाट पार्ट्स ऑफ द स्क्रिप्ट हैव बीन फिल्म्ड। द स्क्रिप्ट सुपरवाइजर मेक्स नोट्स ऑफ एनी डेविएशन बिटवीन व्हाट द डायरेक्टर फिल्म्ड एंड व्हाट अपीयर्ड इन द स्क्रिप्ट। यानी कि स्क्रिप्ट सुपरवाइजर, अब स्क्रिप्ट राइटर जो है वो स्क्रिप्ट अपना लिख के देकर चला गया, ठीक है। अब स्क्रिप्ट सुपरवाइजर क्या है, उसने अपनी पूरी फिल्म के दौरान, हर शूट के दौरान वहां पर मौजूद रहना है, ठीक है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ वहां पर मौजूद रहना है, और कोशिश करना है कि जो है ना वो साथ साथ उसको सुपरवाइज करता चला जाए, ठीक है, वो पार्ट डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी और उसकी टीम को बताता चला जाए कि स्क्रिप्ट में ऐसा है और आप इस तरीके से फिल्म करें, और वो तमाम चीजों को ओवरसी करता है, देखता है, जांचता है, बताता भी है, ठीक है ना, डायरेक्ट भी कर रहा होता है वो कि स्क्रिप्ट में इस तरीके से है, इसको इस तरीके से यहाँ से शूट करना है, ये वो। तो ये तमाम स्क्रिप्ट के हवाले से जो उसकी सुपरविजन है और उसकी डायरेक्शन है, वो स्क्रिप्ट सुपरवाइजर जो है वो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देता है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ। तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन लोग होते हैं जो ये जिम्मेदारियां निभाते हैं, इस डिपार्टमेंट को संभालते हैं। तो एक लफ्ज है ग्रिप्स, ठीक है ना। अब ग्रिप्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में समझने सारे ग्रिप्स होते हैं, ठीक है। ग्रिप्स से मुराद क्या है, द ग्रिप्स आर द लाइटिंग एंड रिगिंग टेक्नीशियन। लाइटिंग करने वाले या रिगिंग करने वाले टेक्नीशियंस को ग्रिप्स कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ग्रिप्स से मुराद तो आपको समझ आ गई, लेकिन यार समझ नहीं आ रहा होगा लाइटिंग और रिगिंग टेक्नीशियंस कौन होते हैं, क्या मतलब क्या इनका क्या काम है। तो लाइटिंग टेक्नीशियंस वो होते हैं सिंपली जो लाइट लगाते हैं आपकी सेट के ऊपर, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लाइट्स लगी हुई होती है। कभी आपका जो है ना, अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो सेट देखने का, इस फिल्म की शूटिंग देखने का, तो बहुत ज्यादा लाइट्स लगी हुई होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रिशियन आके वहां पर लाइट लगा के चला जाए तो वो ग्रिप हो जाएगा, क्योंकि फर्क ये होता है कि ये स्पेशल लोग होते हैं जिन्होंने टेक्निकली थोड़ी सी चीजें देखनी होती हैं कि भी कहाँ पर कौन सी लाइट चाहिए, कितनी लाइट चाहिए, उसको कितना डिम रखना है, कितना उसको फोकस में रखना है, ये तमाम चीजें जो है वो जो है ग्रिप देखते हैं, ठीक है, लाइटिंग करने वाले। और रिगिंग कौन होते हैं, रिगिंग मिसाल ये जिस तरीके से यहाँ पर आप देख लें, ये जो पिक्चर है नीचे करके थोड़ी सी, ये पिक्चर यहाँ पे मेरा कर्सर है, देख सकते हैं यहाँ पर ना आपको रोप्स नजर आएंगी, रस्सियां नजर आएंगी, एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आएगा। ये फिल्म शूटिंग में अक्सर जगहों पर, अक्सर सेट्स में यहाँ पर कुछ शॉट्स ऐसे लेने होते हैं जहां पर इन चीजों की जरूरत पड़ती है, ऐसी रस्सियों की, जहां पर आपको फिर वहां पे उसको कैमरा मूव करवाना होता है, और इस तरीके से प्रॉप्स ने, मतलब अगर कोई एक्टर है, ठीक है ना, कोई एक्टर है जिस मतलब कास्ट है, हीरो है, उसने चढ़ना है, जंप करना है, ये वो काफी सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, केबल बेल्ट और बहुत ज्यादा चीजें जो है वो लगी होती हैं। तो इन तमाम चीजों को करने वाले जो है, यानी कि रिगिंग इसको कहते हैं। तो द ग्रिप्स आर द लाइटिंग एंड रिगिंग टेक्नीशियंस। तो इस टाइप के जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको ग्रिप्स कहते हैं, जो लाइटिंग या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंडर रहते हैं। दे फंक्शंस एज द क्रॉस बिटवीन अ मैकेनिक एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑन द सेट, ठीक है। ये फंक्शन ऐसे कर होते हैं, क्रॉस होते हैं, मैकेनिकल काम भी कर रहे होते हैं, यानी कि जिस तरीके से आप देख लें तस्वीर में दिखाया गया, ये जो काम है जाहिर सी बात है मैकेनिकल काम है, इसमें बेल्ट बांधना, रस्सियां बांधना, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर तैयार करना, इसमें बोल्ट बंद करना, और ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार करना, तो मैकेनिकल सा काम है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन काम भी ये करते हैं, ठीक है, ये सारी कंस्ट्रक्शन भी एक तरह से आप देख लें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और समटाइम क्या होता है कि किसी बिल्डिंग में कुछ चीजों की जो है ना काट छांट करनी है, बिल्डिंग में दीवार जो है वो एक्स्ट्रा बनानी है कहीं पे, तो वो फिर ये तमाम चीजें जो है ये ग्रिप्स देख रहे होते हैं, ये समटाइम लेबर के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, समटाइम ये खुद काम कर रहे होते हैं, अपनी टीम के साथ ले के काम कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें, ये जो देखना, थोड़ी सी जो काट छांट होती है सेट के अंदर, कुछ चीजें एक्स्ट्रा लगाना या चीजें कुछ उसके अंदर से निकालना सेट के अंदर से, तो ये तमाम चीजें ग्रिप्स देखते हैं। Agrip's job responsibility include working closely with the camera department. डेफिनेटली कैमरा डिपार्टमेंट के क्लोजली काम करेंगे, उनसे कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे कि भी कहाँ से कौन सा अपने एंगल लेना है, कहाँ से कौन सा शॉट लेना है, कैमरा डिपार्टमेंट ही ये जानेगा, और डीओपी इनको गाइड करेगा कि भाई यहाँ से शॉट लेना है, यहाँ से कैमरा मूव करके यहाँ आएगा, डॉली शॉट होगा,
क्रेन शॉट होगा, ठीक है, जहां हम किसी भी चीज से शॉट, मतलब वो सारी चीजों को गाइड करेंगे, तो उस हिसाब से वो जो है अपनी जो है ना रिगिंग बनाएंगे, ठीक है, और वो उस हिसाब से लाइटिंग फिट करेंगे, वो सारी चीजें वो करेंगे। स्पेशली इफ द कैमरा इज माउंटेड ऑनटू अ डॉली और क्रेन, work closely with the electrical department to put in lighting setups necessary for a shot। बता चुका हूँ सिंपली कि लाइटिंग डिपार्टमेंट यानी कि लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखा जाए तो एक ही है, तो लाइटिंग डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ताकि पता चले भाई कि कौन सा कैमरा कौन सा कहाँ पर आएगा, कौन सा शॉट कहाँ से लिया जाएगा, उन सब चीजों को वो मद्देनजर रखते हुए फिर अपनी जो है वो जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं। ग्रिप्स डू नॉट वर्क ऑन द लाइटिंग, ठीक है, सिंपली लाइटिंग पर वो काम नहीं, क्योंकि वो टेक्निकली इलेक्ट्रिशियंस नहीं होते, ठीक है, उनका क्या काम होता है कि बस लाइटिंग फिट करना। अब वो लाइटिंग बनाना या वो उस टाइप की वो, मतलब कोई इलेक्ट्रिशियंस नहीं है वो ना, वो क्या कहते हैं इस तरीके से, लेकिन वो लाइटिंग फिक्स करना कि जिस तरीके से भाई अब ऊपर ऊपर हाईली जो है ना मतलब ऊंचाई वाली जगहों पर चढ़ना उतरना वहां से, ठीक है, खतरे वाली बात होती है, आप एक तरह से समझ लें। तो ये तमाम चीजें वो करते हैं, टेक्निकल नहीं होते, ठीक है, इलेक्ट्रिशियंस नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकल इलेक्ट्रिशियंस नहीं है, तो इसलिए वो लाइटिंग के ऊपर काम नहीं करते, लाइटिंग फिक्स करते हैं आप एक इस तरह से। बट हैंडल ऑल अदर एसेंशियल इक्विपमेंट्स, और दूसरे एसेंशियल इक्विपमेंट्स जो है वो भी वो हैंडल करते हैं, देखते हैं, ठीक है, सेट के ऊपर। ग्रिप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रिगिंग ऑन द सेट। रिगिंग, फिर वही बात, रिगिंग यही होता है जिस तरीके से ये जो है ना फोटो में दिखाया गया है, ये रिगिंग है सारा, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना, ये आरजी तौर पर जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सारा कुछ नट बोल्ट से, ठीक है ना, पाइप्स के साथ, रस्सियों के साथ, बेल्ट के साथ, केबल्स के साथ, ये रिगिंग होता है। और ठीक है, और जिसमें इंक्लूडिंग लाइटिंग इक्विपमेंट, रिग्ड ओवर एक्टर एंड क्रू, वर्किंग विद पुलिस, ठीक है ना, पुली के साथ काम करना, स्टील केबल्स के साथ, ये तमाम चीजें जो है वो ग्रिप्स जो है इस सब चीजों के रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अकाउंटेबल होते हैं सेफ्टी मेजर्स के लिए, कि उन्होंने पूरी सेफ्टी मेजर पूरे जो है वो जितना भी उस वेबसाइट के ऊपर काम होगा, जितना भी डेंजरस काम आप जिसको कह सकते हैं, जो ऊपर हाईली हीरो ऊपर से जंप कर रहा है, कहीं हीरो ट्रेन से छलांग मार रहा है, फलाना ये काम, ये सारा जो है ये ग्रिप्स देखते हैं, और उनकी जिम्मेदारियां होती हैं कि भाई वो सेफ्टी मेजर्स को यकीनी बनाए सेट के ऊपर, ताकि जो है हादसा ना हो सके। देयर आर सेवरल ग्रिप पोजीशंस। अब यहाँ पे कुछ ग्रिप्स की पोजीशंस है, मतलब कौन सा ग्रिप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिप्स होते हैं ना, यहाँ पर एक ही बंदा तो नहीं होगा ग्रिप जो तमाम जिम्मेदारियां सर अंजाम देगा, तो इसलिए इनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनको भी कैटेगरिकली डिवाइड किया है। तो सबसे पहले होता है की ग्रिप, एक बंदा है, ये एक आप कह लें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जॉब है की ग्रिप के नाम से। द फॉरमैन ऑफ द ग्रिप डिपार्टमेंट, ग्रिप डिपार्टमेंट का जो फॉरमैन है उसको की ग्रिप कहते हैं। ओवरसीज द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द ग्रिप्स ऑन द सेट, जितने भी ग्रिप वर्कर्स या ग्रिप्स जो सेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसका काम होता है उन तमाम तर जो ग्रिप्स हैं, अपने वर्कर्स हैं, अपनी टीम है, उसको निगरानी करना और उनसे काम लेना, ये की ग्रिप का काम होता है। बेस्ट बॉय ग्रिप असिस्ट द की ग्रिप बट अज्यूम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हायरिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ द क्रू, ठीक है, ये अपने की ग्रिप को, जो बेस्ट बॉय ग्रिप है, ये असिस्ट करता है की ग्रिप को, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेड्यूल करना, अपने क्रू मेंबर्स को शेड्यूल करना, उनको हायर करना, ये जो है बेस्ट बॉय ग्रिप की जिम्मेदारी होती है। ओवरसीज द रेंटल ऑफ द इक्विपमेंट ऑन द सेट, और मिसाल के तौर पे जिस तरीके से पिछली हमने जो है उसमें देखा है कि मिसाल के तौर पे ये चीजें हैं, अब ये जो फिल्म बना रहे हैं, ये मिसाल के तौर पे प्रोड्यूसर परचेज नहीं करता, रेंट पर लेता है, तो ये तमाम चीजें भी रेंट पर लेना, ठीक है, उसकी निगरानी करना, उसको देखना, फिर रेंट पर जब ले गया तो ले लिया, उसका काम खत्म होने के बाद उसको वापस करना, ठीक है, पार्टी को वापस करना चीजें, तो इन तमाम चीजों का रिकॉर्ड रखना, तमाम चीजों की जिम्मेदारियां जो है वो बेस्ट बॉय ग्रिप की होती हैं। फिर होता है डॉली ग्रिप, ऑपरेट द कैमरा डॉलीज और कैमरा क्रेन्स, ठीक है, अब डॉली ग्रिप का काम होता है कैमरा डॉलीज और कैमरा क्रेन्स को हैंडल करना, ऑपरेट करना, उनको चलाना, ठीक है। अब जिस तरीके से अब ये देख रहे हैं ये बंदा, ठीक है, ये यहाँ पर ये डॉली ग्रिप है, ठीक है, ये आप ये जो देख रहे हैं ये क्रेन शॉट है, ठीक है, इसको जिप शॉट भी कहते हैं, इसको क्रेन शॉट भी कहते हैं। अब ये बहुत क्रिटिकल होता है, एक आम कैमरामैन आप समझ लें, जो मिसाल के तौर पे अगर मैं कैमरा ऑपरेट कर सकता हूँ, या आप लोगों में से भी बहुत से लोग कैमरा ऑपरेट कर सकते होंगे, तो ये शख्स हम में से नहीं है, हम जो है वो इस तरीके से क्रेन ऑपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पर दो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, यहाँ पर इस बंदे जो क्रेन शॉट ले रहा है, इसकी दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है, करीब से इन सब चीजों को नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है, तो मैं इन सब चीजों को अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकता हूँ आप लोगों को, तो बताना जरूरी समझता हूँ यहाँ पर कि ये शख्स बहुत ज्यादा टेक्निकल है, वो इस तरीके से कि यहाँ पर ये क्रेन भी ऑपरेट कर रहा है, और क्रेन के साथ साथ ये कैमरा मूवमेंट और कैमरा फोकस और ये तमाम चीजें, कैमरा शॉट भी वो खुद ही जो है ना इसको मैनेज कर रहा है, खुद ही ले रहा है। अब ये क्रेन भी यहाँ से अपने हाथों से मूव करेगा, कभी ये क्रेन होती है 360,
कि ये क्रेन यहाँ से लेकर पूरा वो जिस तरीके से जिस मर्जी एंगल में घुमाना चाहेगा वो घुमा सकता है, यहाँ पर पूरा बहुत फ्री प्लेस है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ कैमरे अलग है, मिसाल के तौर पर अगर ये उसने क्रेन का एक शॉट फिक्स किया है कि इस शॉट पे क्रेन की ये उसने एंगल जो है ना फिक्स किया है। अभी कैमरे का भी 360 एंगल है, ये कैमरे का समझ लें आप, ये देखें ये लेंस है ना यहाँ पर है, अभी कैमरे का लेंस यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ पूरा जो है ना इस तरीके से मूव कर सकता है, इवन ये कैमरे का लेंस जो है वो यहाँ अपोजिट मूव कर सकता है। तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल जो है वो मैं समझता हूँ कि ये जितने भी कैमरा ऑपरेशन होते हैं सबसे ज्यादा जो है क्रिटिकल जो है वो क्रेन शॉट होता है, जिसको हम जिप शॉट भी कहते हैं, जिप भी कहते हैं इसको। तो इसमें दो तरह के काम हो रहे हैं कि वो क्रेन भी ऑपरेट करे और कैमरा भी ऑपरेट करे, तो काफी ज्यादा क्रिटिकल काम होता है। तो डॉली ग्रिप की जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से आप ये देख लें आप कि ये भी जो है ये यहाँ पर डॉली ग्रिप जो है यहाँ पर कैमरा जो है ये मूव कर रहा है डॉली के ऊपर यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से एग्जांपल्स है यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिक्स किए हैं। जैफर, हेड ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जैफर जो है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का उसको हेड कहते हैं, वो हेड होता है, समटाइम्स कॉल्ड द चीफ लाइटिंग टेक्नीशियन। अब आम फिल्मी जबान में या जो फिल्म मेकिंग की जो टेक्निकल वर्डिंग होती है उसमें तो जाफर कह देते हैं, लेकिन आमतौर पर जो है ना हम देसी तरीके में उसको चीफ लाइटिंग टेक्नीशियन भी कह सकते हैं। वो चीफ लाइटिंग टेक्नीशियन होता है, वर्क क्लोजली विद द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के कोऑर्डिनेट करके उससे वो काम करता है। वो इस तरीके से कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी उसको बताता है कि मुझे कहाँ पर कितनी लाइटिंग चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ सीन होते हैं मिसाल के तौर पे उसको दिन में शूट कर रहे होते हैं और नाइट हमने उसको शो करवाना होता है कि यार ये नाइट सीन है, तो वहां पर लाइटिंग कुछ और तरीके से चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि लाइटिंग चाहिए नहीं होती, लाइटिंग चाहिए होती है, लेकिन लाइटिंग की थीम कुछ और होगी, उसकी लाइटिंग की इंटेंसिटी कुछ और होगी। तो वो जो है ना वो जैफर देखेगा, वो उन सब चीजों को समझेगा, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी से कोऑर्डिनेट करेगा और अपनी टीम से फिर वो काम करवाएगा इलेक्ट्रिक की टीम से। बेस्ट बॉय इलेक्ट्रिक, अब हम बात करेंगे बेस्ट बॉय इलेक्ट्रिक की। असिस्टेंट टू द जैफर, ये असिस्टेंट होता है जैफर का, यानी कि अपने चीफ लाइटिंग इलेक्ट्रिशियन चीफ लाइटिंग टेक्नीशियन का। जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली रनिंग ऑफ द लाइटिंग, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है डेली जितनी लाइटिंग जो है वहां पर सेट के ऊपर लगी है, कितनी उतरी है, कितनी कहाँ गई है। तो ये अब फिर जितनी भी जो टेक्नीशियंस हैं या लाइटिंग मैन होते हैं इनकी हायरिंग करना, शेड्यूलिंग क्रू की अपनी शेड्यूल करना है कि कौन सा क्रू किस टाइम आएगा, ठीक है, उसकी जिम्मेदारियां बताना उसको। कोऑर्डिनेटिंग द रिगिंग क्रूज, और जो रिगिंग क्रूज होते हैं जैसे हमने पहले बात की इन रिगिंग क्रूज की, तो इन रिगिंग क्रूज के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करना, उनकी जिम्मेदारियां बताना, उनको समझाना, आपस में एक दूसरे के साथ मिल बांट के काम करना, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोडक्शन। और सबसे जो अहम बात है कि प्रोडक्शन यानी कि फिल्म की, आपकी जो फिल्म की फ्रेंचाइज है, यानी कि जितनी बड़ी वो फिल्म होगी उतनी ही बड़ी जो है ना उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी, उतने ज्यादा जो आपका क्रू मेंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर आपको एक डॉली ग्रिप नहीं, आपको एक से ज्यादा चाहिए होंगे, फिर आपको एक बेस्ट बॉय इलेक्ट्रिक नहीं, आपको इससे ज्यादा चाहिए होंगे, फिर आपको एक बेस्ट बॉय ग्रिप नहीं, फिर इससे मतलब आपको ज्यादा ज्यादा फिर टीम मेंबर आपको एक से ज्यादा चाहिए होंगे। असिस्टेंट जहां पर एक है, बड़ी फिल्म होगी तो आपको 4 असिस्टेंट चाहिए होंगे। तो इस तरीके से ये सब चीजें वेरी करती हैं, कोई फिक्स नहीं होती। अब बात करते हैं आर्ट डिपार्टमेंट की। जैसे हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट चलते आ रहे हैं, तो बहुत अहम डिपार्टमेंट है आर्ट डिपार्टमेंट, जो कि एक फिल्म को मजेदार बनाता है और इतना अच्छा बनाता है कि फिल्म जब आप देखते हैं तो आपको उसके अंदर क्रिएटिविटी नजर आती है, आर्ट नजर आता है, एक कला नजर आती है, जिससे वो आप फिल्म को पसंद करते हैं। द आर्ट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल लुक ऑफ द फिल्म, यानी कि ओवरऑल फिल्म की लुक कैसी रही, ठीक है, वो आर्ट डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है, ठीक है। ओवरऑल फिल्म में कहीं भी कोई भी मतलब क्रिएटिवली अगर कोई जो है ना मिसमैनेजमेंट होती है या उसके अंदर कोई कमी रह जाती है, तो आर्ट डिपार्टमेंट जो है वो जिम्मेदार है कि ये आपकी वजह से है, आपने यहाँ पर क्यों नहीं बताया। जब फिल्म शूट हो रही थी तो आपको चाहिए था कि ये चीजें आप कवर अप करें, फिर वो बाद में की जाती है। इन अ नोटेबल मूवी इट कैन इंक्लूड हंड्रेड्स ऑफ पीपल, आर्ट डिपार्टमेंट की अगर कोई बहुत बड़ी फिल्म है, छोटी मोटी फिल्म होगी तो समटाइम एक भी होता है, ठीक है। यहाँ पर जब मैं यहाँ पर काम कर रहा था जियो में, जियो एंटरटेनमेंट में, एक लाइव प्रोग्राम शो में, तो उसमें एक हमारे पास आर्ट डायरेक्टर था, जिसके अंदर जाहिर सी बात है डेकोरेटर भी थे, उसके अंदर सेट डिजाइनर भी थे, उसके अंदर लेबर भी थे, उसके अंदर पेंटर भी थे, उसके अंदर बहुत सारे मतलब लोग तो उसके अंदर काम कर रहे थे, तकरीबन कमोबेश उसके अंदर 20-25 लोग मजीद उसकी टीम के तौर पर, लेबर के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन एक जो क्रिएटिव बंदा था वो एक ही था, आर्ट डायरेक्टर। तो कहने का मकसद है कि अब जब बड़ी मूवी होती है, वो तो एक छोटा सा एक जियो का एक शो था, लाइव शो, तो लेकिन जब जितनी बड़ी मूवी होती है उतने बड़े फिर ज्यादा उतनी ज्यादा उसको टीम चाहिए होती है, आर्ट डायरेक्टर को उसको असिस्टेंट चाहिए होते हैं उसको, ठीक है, सेकंड आर्ट डायरेक्टर, और इस टाइम मतलब बहुत ज्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो इसी तरीके से क्रू मेंबर्स बढ़ जाते हैं जिनमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी जाती हैं। Generally, there are several sub-departments including an art director and set designer, the set decorator,
द प्रॉप्स मास्टर, द कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर, द की सीनिक आर्टिस्ट। ये बहुत ज्यादा जो है ना यहाँ पर मैंने बता दी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये अलग अलग जॉब टाइटल्स हैं, ठीक है ना। सब डिपार्टमेंट मतलब आर्ट डिपार्टमेंट के अंदर जनरल, आगे सब डिपार्टमेंट आप कह लें, ठीक है ना। आर्ट डायरेक्टर हो गया एक आर्ट डिपार्टमेंट के, फिर सेट डिजाइनर। अब सेट डिजाइनर कोई एक है मिसाल के तौर पे, अब सेट डिजाइनर को सेट डिजाइन करने के लिए अपनी टीम चाहिए, ठीक। अब सेट डिजाइनर खुद तो नहीं पूरा इतना बड़ा सेट डिजाइन करेगा, मिसाल के तौर पे इतनी बड़ी फिल्म है, अब जिस तरह मिसाल के तौर पे मोहनजोदड़ो, ठीक है, बहुत बड़ी फिल्म का सेट बना था। बाहुबली बहुत बड़ी फिल्म का सेट बना था। एक बंदा सेट डिजाइनर जो एक, वो पूरा सेट डिजाइन कर ही नहीं सकता, उसको टीम चाहिए। इस तरीके से सेट डेकोरेटर, इतने बड़े बड़े सेट एक बंदा डेकोरेट नहीं कर सकता, उसको टीम चाहिए, सैकड़ों लोग चाहिए। इस तरीके से प्रॉप मास्टर, कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर, इनको अपनी अपनी टीम्स चाहिए। तो आर्ट डिपार्टमेंट के अंदर आगे सब डिपार्टमेंट्स बनते हैं जिनको ये लोग लीड करते हैं अपनी टीम के साथ। प्रोडक्शन डिजाइनर, अब बात करते हैं प्रोडक्शन डिजाइनर की, ठीक है। प्रोडक्शन डिजाइनर वर्क्स डायरेक्टली विद द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर टू सेलेक्ट द सेटिंग एंड स्टाइल टू टेल द स्टोरी विजुअली। प्रोडक्शन डिजाइनर का अब ये काम सिंपल है कि उसने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ मिल के देखना है, कोऑर्डिनेट करके कि भाई ओवरऑल जो फिल्म की सेटिंग क्या रहेगी, एक स्टाइल क्या रहेगा, एक थीम क्या रहेगी, जो स्क्रिप्ट में जो स्टोरी बताई जा रही है वो विजुअली यानी कि जब पर्दे पर आएगी तो कैसी लगेगी, किस अंदाज में बयान की जाएगी, उस हिसाब से फिर उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, उस हिसाब से उसको मेक किया जाएगा, उस हिसाब से उसको एडिट किया जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन के बाद। एट द एंड जब वो पर्दे पर आएगी, जब सिनेमा में लोग उसको देखेंगे तो कैसा देखेंगे, इन तमाम चीजों का जो जिम्मेदार है वो प्रोडक्शन डिजाइनर होता है। बिगिंस वर्क इन प्री प्रोडक्शन, ये वर्क जो है, ये जो उसकी जो जिम्मेदारी है, ये प्री प्रोडक्शन फेज से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब हम कलम पर होते हैं, कलम कागज पर जब हम काम कर रहे होते हैं, अभी हम शूटिंग की तरफ नहीं जाते, ये तभी जिम्मेदारियां उसकी स्टार्ट हो चुकी होती हैं। वर्किंग विद द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी टू एस्टैब्लिश द विजुअल फील एंड एस्थेटिक नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट। वर्क विद अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के साथ वो काम करता है। डेफिनेटली जब आपने उसको क्रिएटिव बनाना है, आपने उसको थीम के साथ लेके चलना है, मिसाल के तौर पर उसी थीम की अगर मैं बात करूं, मोहनजोदड़ो एक बॉलीवुड की एक बड़ी मेगा फिल्म जिसको हम कह सकते हैं, वो है बहुत अच्छी मूवी रही, वो पसंद की गई लोगों के तरफ से। तो उसमें आप देखें कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर का बड़ा एक अहम किरदार था, जो कि प्रोडक्शन डिजाइनर के साथ उसने कोऑर्डिनेट करके काम किया होगा डेफिनेटली। तो उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम था, उसने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए पुराने जमाने के कॉस्ट्यूम के उसके पीछे बेसिकली एक रिसर्च रही होगी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के साथ रिसर्चर्स भी शामिल हुए होंगे। तो बड़ी पूरी टीम होती है जिसके बाद जो है ना एक अच्छे नतीजे सामने आते हैं। तो रिसर्च करने के बाद मालूम होगा तो कुछ इस तरीके से वो लिबास पहनते थे, तो उस तरह के लिबास उन्होंने डिजाइन किए अपने जो है वो स्टार्स के लिए, अपने कास्ट के लिए। तो उन्होंने वो डिजाइन के वो सूट पहने, वो कपड़े पहने। तो इस तरीके से हेयर एंड मेकअप उस तरह के उन्होंने हेयर स्टाइल बनाया, उस तरह का उनको मेकअप किया गया, स्पेशल इफेक्ट्स दिए गए, मतलब ये तमाम चीजें। फिर एंड लोकेशन मैनेजर टू डेवलप अ यूनिफाइड विजुअल अपीयरेंस टू द फिल्म, लोकेशन मैनेजर स्पेशली, ठीक है। अब किस जगह पर कौन से सन शूट हो रही है, मिसाल के तौर पर बर्फबारी का सीन दिखाना है। अब बर्फबारी का सीन जो है वो किसी गर्म इलाके में तो दिखा नहीं सकते, पीछे जाहिर सी बात है उसके विजुअली उसके उस तरह से आने चाहिए जहां पहाड़ हो, कोई नदी हो, कोई इस टाइप की जबरदस्त एक किस्म की सीनरी बनती हो जहां पर एक्सपेक्ट किया जाए कि भाई यहाँ पर जो है आप बर्फबारी यानी कि स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से लोकेशन मैनेजर भी इसमें एक अहम किरदार अदा करता है अपना प्रोडक्शन डिजाइनर के अंडर आकर। द फॉलोइंग पोजीशंस वर्क अंडर द प्रोडक्शन डिजाइनर, ये वो पोजीशंस है, ये वो जॉब टाइटल्स हैं जो कि प्रोडक्शन डिजाइनर के अंडर अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। जिसमें नंबर 1 आर्ट डायरेक्टर, फिर सेट डिजाइनर, सेट डेकोरेटर, बायर्स, सेट ड्रेसर, प्रॉप मास्टर, प्रॉप बिल्डर। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन ये बेसिकली ये मेन है कि आप जो की पोजीशंस कह लें। फिर इसके अंडर पूरी की पूरी अपने आर्ट डायरेक्टर भी अपने अंदर एक पूरी टीम रखता है, सेट डिजाइनर की भी एक पूरी टीम होती है, सेट डेकोरेटर की टीम होती है, इसलिए बायर्स की टीम, तो पूरी पूरी टीम लेकर ये चल रहे होते हैं। तो ये की पोजीशंस हैं। तो पोजीशंस अंडर प्रोडक्शन डिजाइनर जिसके हम बारे में पहले बात कर सकें, अब जो है इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। डायरेक्टली ओवरसीज आर्टिस्ट, या डायरेक्टिंग की बात बता रहा हूँ, डायरेक्टली ओवरसीज आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट पीपल सच एज सेट डिजाइनर, ग्राफिक आर्टिस्ट एंड इलस्ट्रेटर हु असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्शन डिजाइन। प्रोडक्शन डिजाइन के अंदर जो लोग काम करते हैं, जैसे क्राफ्ट पीपल है, सेट डिजाइनर है, ग्राफिक आर्टिस्ट है, इलस्ट्रेटर है, इनके 3D इलस्ट्रेटर्स जो होते हैं, एनिमेटर्स जो होते हैं, ये तमाम चीजें जो है ये आर्ट के अंदर आती हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी के अंदर आती हैं। तो आर्ट डायरेक्टर इन सब चीजों का निगरानी रखता है और इनसे इनकी जिम्मेदारियां इनको बताता भी रहता है वक्तन फवक्तन, और इनसे काम भी लेता रहता है अपने मुताबिक जिस तरीके से उसको काम चाहिए होता है। फिर सेट डिजाइनर की बारी आती है। सेट डिजाइनर इज अ ड्राफ्टमैन और आर्किटेक्ट, बेसिकली आर्किटेक्ट होता है, who realizes the structures or interior spaces called for by the production designer।
प्रोडक्शन डिजाइनर की जानिब से, यानी कि आप देख लें प्रोडक्शन डिजाइनर भी तब बताएगा जब आपकी स्टोरी, जो आपका स्क्रीन प्ले है, स्क्रीन राइटिंग है, जो आपका स्क्रिप्ट है, उसके मुताबिक वो जो है वो प्रोडक्शन डिजाइनर बताएगा कि इस तरह का हमें सेट चाहिए, उसमें इस तरह की शूटिंग होगी, फिर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी इन्वॉल्व होगा उसके अंदर, वो बताएगा हाँ जी इस तरीके से हम शॉट लिया करेंगे, इस तरीके से ये वाला शॉट होगा। तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए सेट डिजाइनर जो है वो आर्किटेक्ट होता है, और वो फिर अपना सेट अपनी टीम के साथ वो सेट डिजाइन करता है। फिर होता है सेट, अब सेट डिजाइन हो गया मिसाल के तौर पर, अब आता है सेट डेकोरेटर की बारी। सेट डिजाइन तो हो गया, सेट डिजाइन से मुराद तो यही होगा ना कि भाई उसने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, अब उसको डेकोरेट करना है। डेकोरेट उसको इस तरीके से करना है जिस तरीके से हमने जो हमारा स्क्रीन प्ले है, स्क्रीन प्ले मिसाल के अब सेट डेकोरेट करना है, एक हमने सीन बनाना है मिसाल के तौर पे एक कैंटीन का, तो अब कैंटीन का सेट डेकोरेट करने के लिए हमें फिर वहां पर कुछ फूड आइटम्स चाहिए, ठीक है ना, कुछ हमें वहां पर एड चाहिए, प्रिंटिंग एड चाहिए जो वहां पर लगे हुए हों, इस टाइप की डिफरेंट चीजें वहां पे कुछ वहां पर आप प्लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर अच्छी मार्केटिंग टीम है तो आप वहां से उनके साथ मिलजुल कर किसी अच्छे स्पॉन्सर्स को लेकर आ सकते हैं, और वहां पर आप अच्छे एड वहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं जहां पर फिल्म मेकर को फायदा होगा, मार्केटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से सेट डेकोरेटर के ये सब काम होते हैं। अब सेट डेकोरेटर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। इंचार्ज ऑफ डेकोरेटिंग द फिल्म सेट, इंचार्ज होता है डेकोरेट करने का, फिल्म सेट को डेकोरेट करने का इंचार्ज होता है। इंक्लूडिंग फर्निशिंग एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स दैट विल बी सीन इन द फिल्म, उसके अंदर फर्निशिंग के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ख्वाह वो बेड हो, चादर हो, पर्दे हो, कोई सीनरी हो, फानूस हो, या अगर कोई आउटडोर सीन है तो उस हिसाब से जाहिर सी बात है, तो तमाम चीजों की जो जिम्मेदारी है वो सेट डेकोरेटर के पास होती है, एक सेट को डेकोरेट करने की। दे वर्क क्लोजली विद द प्रोडक्शन डिजाइनर, प्रोडक्शन डिजाइनर के साथ कोऑर्डिनेट करके क्लोजली काम करते हैं उनके साथ, एंड कोऑर्डिनेट विद द आर्ट डायरेक्टर, और वक्तन फवक्तन आर्ट डायरेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। अब हम बात करते हैं बायर्स की। वर्क फॉर द सेट डेकोरेटर, सेट डेकोरेटर के लिए वर्क करते हैं, उसके अंडर काम कर रहे होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेटिंग एंड परचेजिंग और रेंटिंग द सेट ड्रेसिंग। अच्छा, अब यहाँ पर बायर्स का क्या काम है? सेट डेकोरेटर मिसाल के तौर पर कहता है कि मुझे इस कलर के इस तरह के पर्दे चाहिए इस सेट के ऊपर, तो बायर का काम है कि जाकर परचेज करके लेकर आएगा, बायर की टीम जो है, उसके असिस्टेंट्स जो हैं या जो भी, तो वो जाकर उसको इस तरह की चीजें मुहैया करेंगे, फराहम करेंगे, ठीक है। रेंट पर लेनी होगी तो रेंट पर लेकर आएंगे, परचेज करनी होगी तो परचेज करके, जो जो वो चीजें कहेगा, मुझे इस तरह की इतने बाय इतने की टेबल चाहिए, ये चाहिए, ये चेयर चाहिए, इस कलर की चाहिए, उस पर ऐसा होना चाहिए, कारपेट चाहिए, ये चाहिए, जो भी जो वो डिमांड करता जाएगा बायर जो है उसको फराहम करता जाएगा। प्रॉप्स मास्टर का क्या काम होता है? द प्रॉप्स मास्टर इज इन चार्ज ऑफ फाइंडिंग एंड मैनेजिंग ऑफ ऑल ऑफ द प्रॉप्स रिक्वायर्ड फॉर द शूटिंग ऑफ द फिल्म। प्रॉप्स मास्टर का काम भी देखा जाए तो एक तरह से बायर्स की समान ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इस तरीके से होता है कि शूटिंग, फिल्म की शूटिंग में जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, मिसाल के तौर पर फिल्म की शूटिंग में हमें मिसाल के तौर पर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस चाहिए जो कि प्रोडक्शन टीम के पास नहीं है, तो वो लेकर आएगी, प्रॉप्स वो अरेंज करेगी। इस तरीके से और भी जो डिफरेंट प्रॉप्स हैं, इस तरह मिसाल के तौर पे हमें कंटेनर्स चाहिए दिखाने के लिए, तो वो प्रॉप्स का मतलब फिल्म के अंदर दिखाने हैं हमें कंटेनर, या कोई गाड़ियां दिखानी है, या मिसाल के तौर पे कोई और चीज, जो भी हमने फिल्म के अंदर कोई चीज ऐसे प्रॉप्स, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट दिखाने हैं जो हमारे पास नहीं है, तो प्रॉप्स मास्टर का काम है या उसको बनाए, ठीक है, या परचेज करे या रेंट पर ले, जो हमें फिल्म की शूटिंग में जरूरत है। प्रॉप्स बिल्डर बिल्ड द प्रॉप्स यूज फॉर द फिल्म, कुछ ऐसे प्रॉप्स होते हैं जो आमतौर पर बनाए जा सकते हैं सिंपल, तो उसके लिए हम प्रॉप्स बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रॉप्स बना लेते हैं खुद ही। मैं जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मैं जहाँ पर पहले काम कर रहा था एक अपना जियो में, तो वहां पर भी हमारे पास प्रॉप्स डिजाइनर थे, प्रॉप्स बिल्डर थे, हम उनसे प्रॉप्स बना लिया करते थे गेम्स के हवाले से। तो प्रॉप्स बिल्डर आर ऑफन टेक्नीशियन स्किल्ड इन कंस्ट्रक्शन, प्लास्टिक कास्टिंग, मशीनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कुछ इससे रिलेटेड आइटम्स होते हैं या इससे कुछ क्रिएटिव आइटम्स भी इवन, तो वो भी प्रॉप्स बिल्डर की जिम्मेदारी होती है कि वो इवन बना सकता है, जो चीजें बनाई जा सकें, ठीक है, वो उनको बना लिया जाता है। कुछ चीजें होती हैं जो नहीं बनाई जा सकती हैं, तो उसको प्रॉप्स मास्टर जो है फिर वो परचेज कर लेते हैं या रेंट पर ले लेते हैं। सेट ड्रेसर, a set dresser is responsible for the placement of all furniture, drapery, carpeting and all accessories you might find on any particular set। सेट ड्रेसर का ये काम होता है कि उसको प्लेस करे, फर्नीचर उसको प्लेस करवाना है जहां जहां वो मिसाल के तौर पे सेट डिजाइनर जहां कहेगा, सेट डेकोरेटर जहां भी कहेगा, सेट ड्रेसर जो है उसको वहां प्लेस करेगा, फर्नीचर उसको प्लेस कर देगा एक अच्छी जगह पे जहां पे भी सेट के मुताबिक, जहां पे स्क्रिप्ट के मुताबिक उसको होना चाहिए। एंड ऑल एक्सेसरीज यू माइट फाइंड ऑन द पर्टिकुलर सेट, जितनी भी तमाम चीजें जो है वो प्रॉप्स
या जो भी और चीजें जो है फर्नीचर वगैरह जितनी भी चीजें जो है वो सेट का हिस्सा होती हैं, वो तमाम चीजें सेट ड्रेसर वहां पर उसको अरेंज करके वहां पर उसको प्लेस कर देता है। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द ड्रेसर is accomplished before the crew arrives and after filming। ठीक है, अब जब क्रू जब पहुंचता है उससे पहले ही जो है ये सेट ड्रेसर अपनी ड्रेसिंग मुकम्मल कर चुका होता है। तमाम लोग जो है वो अपनी ड्रेसिंग अपने काम मुकम्मल कर चुके होते हैं। उसके बाद फिर क्रू मेंबर्स या कास्ट वहां पर आती है, फिर उनकी शूटिंग होती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद फिर इसको वाइंड अप कर दिया जाता है। जनरली वन और मोर सेट ड्रेसर रिमेन ऑन द सेट ड्यूरिंग फिल्म। और जनरली जो है वो जब फिल्म की शूटिंग हो रही है तो एक आध जो है ना सेट ड्रेसर वहां पर मौजूद होते हैं कि समटाइम कोई कहते हैं यार नहीं यहाँ पर चेयर ये ठीक नहीं लग रही, इसको उठा के वहां रख दी जाए या यहाँ से इसको हटा दी जाए। तो समटाइम ऐसे होता है आप पहले से उसको गाइड तो कर देते हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी या आर्ट डायरेक्टर या सेट डिजाइनर सेट डेकोरेटर गाइड तो कर देता है सेट ड्रेसर को, लेकिन जब एग्जैक्टली वो चीज शूट हो रही होती है तो वो इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, फिर उसको वक्तन फक्तन चेंज भी करवाया जा सकता है। इस वजह से एक दो सेट ड्रेसर जो है वो मौजूद रहते हैं सेट के ऊपर। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की। तो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अंदर चंद एक लोग होते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर, हेड कारपेंटर और ग्रीन्स इनके अहम किरदार हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर की। ओवरसीज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द सेट्स। जितने भी फिल्म के अंदर सेट लगते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन को वो बखूबी गौर से देखता है, जांचता है और कोऑर्डिनेट करता है। द कोऑर्डिनेटर ऑर्डर्स मटेरियल्स टू शेड्यूल द वर्क एंड सुपरवाइज द ऑफन साइजेबल क्रू ऑफ कारपेंटर्स पेंटर्स एंड लेबर। इन सब लोगों से वो काम भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है और आप कह सकते हैं कि जो है ना इनका बॉस होता है। ठीक है, इन लोगों से काम लेने के लिए इसको जिम्मेदारियां सौंपी गई होती हैं। बात करते हैं हेड कारपेंटर की। तो हेड कारपेंटर का आपको जैसे कारपेंटर से आपको मतलब समझ आ गया होगा। हेड कारपेंटर इज द फॉरमैन ऑफ अ गैंग ऑफ कारपेंटर्स एंड लेबर्स। उसका काम होता है कारपेंटर्स और लेबर। कारपेंटर कहते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंटर उनको कहते हैं। ठीक है, और लेबर से काम करवाने वाले को हेड कारपेंटर कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है। जाहिर सी बात है आपने कुर्सियां बनवानी है, लाइट वेट जो कुछ भी बनवाना है, टेबल बनवानी है, प्रॉप्स वगैरह डिजाइन करवाने हैं, बनवाना है, तो हेड कारपेंटर जो है वो अपने टीम से यानी कि कारपेंटर्स और लेबर से वो काम करवा लेता है। ग्रीन्स, a specialized set dresser is dealing with the artistic arrangement or landscape design of plant material, sometimes real and sometimes artificial, and usually a combination of both, depending upon the number of greens work in a film. The green man may report to the art director and may report to the production designer. आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हो कि समटाइम आप ग्रीन से मुराद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आप कह लेंगे समटाइम जो है ना हम कुछ चीजें ऐसी शूट करना चाहते हैं जो एग्जैक्टली नेचुरली वहां पर नहीं होती। ठीक है, उसके बावजूद हम जो है वहां पर शूट भी करते हैं, विजुअलाइज भी करते हैं, उसके बाद एडिट करके पर्दे पर जब वो आती हैं तो बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट लगते हैं, बिल्कुल नेचुरल सीन लगता है। ऐसा लगता है कि दर हकीकत ये चीजें वहां पर मौजूद थी। तो उनको ग्रीन शीट यानी कि क्रोमा के जरिए जो है ना वो जाहिर किया जाता है। इस पर एक और लेक्चर मैं बना दूंगा, ब्रीफ कर दूंगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा भी दूंगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होगा। और मजीद आपको वैसे यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक अच्छा लेक्चर आपको दूं ताकि आप लोग जो है बखूबी, क्योंकि बाकी सब चीजें भी मुझसे अगर जान रहे हैं तो ये चीजें भी जाने बहुत अच्छी चीज है। तो इसको ग्रीन शीट क्रोमा कहते हैं, इसके जरिए जो है ये काम होता है। तो डिपेंड करता है कि वो आपके किस साइज का काम हो रहा होगा, उस साइज का ग्रीन शीट क्रोमा लेगा। जितनी बड़ी फिल्म होगी, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उतना बड़ा काम होगा, उतना बड़ा सीन होगा, उतना बड़ा शॉट शूट होंगे। तो वो सारी चीजें उसके मुताबिक जो है ना वो होती हैं और ये तमाम चीजें जो है ये ग्रीन्स करते हैं और आर्ट डायरेक्टर को जो वो रिपोर्ट करते हैं, प्रोडक्शन डिजाइनर को रिपोर्ट करते हैं ताकि जो है सीन अच्छे तरीके से करवाया जा सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ और जान लेते हैं कि कैमरा डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो सबसे पहले जैसे हम शुरू लेक्चर से ही ना एक बात बोलते आ रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी डीओपी। तो अब वो बंदा आ गया भाई डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जो कैमरा डिपार्टमेंट का हेड होता है। इज द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी यानी कि डीओपी इज द हेड ऑफ ऑल टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑन अ फिल्म क्रू and is responsible for establishing how the script is translated into visual images based on the director's request। अब आप इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको की पॉइंट बताने लगा हूँ वो एक सबसे जो पूरे फिल्म मेकिंग प्रोसेस में जो सबसे अहम बंदा तो आपका डेफिनेटली प्रोड्यूसर है जिसने पैसा लगाया। अगर वो पैसा ना लगाता तो फिल्म ना बनती। ठीक है, लेकिन टेक्निकली अब फिल्म बनाना टेक्निकल काम है ना, जाहिर सी बात है हर बंदा फिल्म नहीं बना सकता जिसको इसकी महारत हासिल होगी, क्योंकि अकेला प्रोड्यूसर जो है वो फिल्म नहीं बना सकता, उसके पास तो सिर्फ पैसा है, टेक्निकल इक्विप नहीं है, वो जो है ना वो नहीं है, स्किल्ड नहीं है टेक्निकली।
तो टेक्निकली जो मोस्ट स्किलफुल पर्सन यहाँ पर जो आपका है वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, जिसने जो स्क्रीन प्ले या स्क्रीन जो आपका स्क्रिप्ट है उसको देखते हुए उसको समझने विजुअलाइज करना है और ट्रांसलेट करना है, ताकि जो है एक आम बंदा जो है उसको एक स्क्रिप्ट को एक अच्छी मूवी के तौर पर देख सके। तो ये डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का काम होता है। तमाम टेक्निकल, ना कि सिर्फ कैमरा डिपार्टमेंट बल्कि कह लेंगे तमाम टेक्निकल डिपार्टमेंट का हेड होता है, क्योंकि वैसे तो ये हेड होता है कैमरा डिपार्टमेंट का, लेकिन क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट के हेड से और उनकी टीम से ये काम करवा रहा होता है, उनके साथ राब्ते में होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है ये और उसके असिस्टेंट, तो कह लें कि ये तमाम टेक्निकल डिपार्टमेंट का हेड हो जाता है। कैमरा ऑपरेटर सिंपल है, वर्क क्लोजली विद द डीपी यानी कि डीओपी टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ ईच शॉट एज इंस्ट्रक्टेड बाय द डायरेक्टर। द प्राइमरी जॉब ऑफ द कैमरा ऑपरेटर इज टू मेक स्मूथ पैन एंड टिल्ट मूव्स to maintain the form of the subject and also keep the action within the frame line। कैमरा ऑपरेटर सिंपल जो कैमरा ऑपरेटर होता है, डिफरेंट कैमरा ऑपरेटर्स इसके अंदर हो सकते हैं, कुछ सिंपल शॉट ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ थोड़े से डिफरेंट मतलब कुछ हाई शॉट ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ शॉट्स तो डिफरेंट हो सकते हैं, वो हम किसी और लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया, लेकिन इसको ब्रीफ मैं आइंदा आने वाले लेक्चर में करूंगा, जिसमें तमाम जो है ना शॉट्स डिस्कस किए जाएंगे, कौन सा शॉट कब लिया जाता है और कौन सा शॉट कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो कैमरा ऑपरेटर सिंपल जो कैमरा ऑपरेट करता है उसको कैमरा ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, और लेकिन इसके अंदर जो अहम बात है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो कैमरा वो ऑपरेट करेगा वो स्मूथली ऑपरेट करेगा। ठीक है, जो इसमें पैन शॉट्स लेगा, टिल्ट मूव्स लेगा, वो बड़े जो है ना वो स्मूथ होंगे, उसमें कोई जर्क्स नहीं आएंगे, वो इसमें महारत रखता हो, इसलिए इसी वजह से कैमरा ऑपरेटर होता है वो। और इसमें मैं पैन आपको बता दूं कि पैन क्या होता है। मिसाल के तौर पर ये कर्सर पे अगर मिसाल के तौर यहाँ कैमरा पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसको इस कैमरे को यहाँ से मैं इसको यहाँ पे करूंगा इस तरीके से, तो ये पैन राइट है। ठीक है ना, यहाँ से मैंने लेफ्ट से इसको राइट मूव किया तो पैन राइट है। अब यहाँ से मैं इसको अगर यहाँ मूव करूँ तो ये पैन लेफ्ट है। ठीक है, ये पैन राइट पैन लेफ्ट आपको समझ आ रही होगी। इसी तरीके से टिल्ट, अब ये यहाँ पे कैमरा है और कैमरे को इस तरीके से मैं ऊपर मूव करूँ तो टिल्ट अप है। इस तरीके से अगर इस कैमरे को मैं यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसको यहाँ मूव करूँ तो ये टिल्ट डाउन है। अब मैं इसको छोटे से आपको एग्जांपल इस तरीके से दे सकता हूँ कि अब मिसाल के तौर पे एक हीरो की एंट्री होती है और पाँव के ऊपर उसका पहला शॉट लेते हैं, पाँव से, और फिर पाँव के ऊपर कैमरा रहता है और उसको कैमरे को ऐसा इस तरीके से ऊपर करते हैं और फेस आप दिखाते हैं फिर, तो ये आपका टिल्ट अप हो गया। इस तरीके से बिल्डिंग का भी आमतौर इस तरीके से शॉट लिया जाता है कि नीचे से ऊपर जब शॉट ले रहे हैं तो टिल्ट अप है। अगर आप इस तरीके से कोई बिल्डिंग है या कोई व्यू आप पूरा वाइड व्यू लेना चाह रहे हैं कोई ग्राउंड का या किसी जगह का, तो आप पैन लेफ्ट या पैन राइट मारते हैं, जिसमें आप लेफ्ट से लेकर आप राइट तक का पूरा व्यू वाइड व्यू दिखा देते हैं। कैमरा ऑपरेटर का आपको समझ लग गया होगा। फर्स्ट असिस्टेंट कैमरामैन, उसको फोकस पुलर भी कहते हैं, नोज एंड अंडरस्टैंड ऑल प्रोफेशनल मोशंस, पिक्चर्स, कैमरास, इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज करंटली यूज इन द इंडस्ट्रीज। वो जानता है, वो इस बात पर महारत रखता है, इस बात की नॉलेज रखता है कि कौन कौन से स्पेशल इक्विपमेंट, कौन से जदीद आलात जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म मेकिंग की इंडस्ट्री में, फिल्म प्रोडक्शन की इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सी एसेसरीज हैं जो आजकल इस्तेमाल हो रही हैं, इन तमाम चीजों की नो हाउ उसको होती है। फर्स्ट असिस्टेंट कैमरामैन जो है वो रीड्स द स्क्रिप्ट so that he or she is aware of the story and recommends any unique material that may be needs to carry out specific shot and is responsible for the overall care and maintenance of the camera equipment during production। ठीक है, अब वो पूरा स्क्रिप्ट अपना देख लेते हैं। अब स्क्रिप्ट के मुताबिक मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने के लिए बताता चलूं कि अगर स्क्रिप्ट के मुताबिक वो क्या है कि भाई बारिश के अंदर जो है ना वो फिल्म की कुछ शूटिंग है, कुछ इसका शूटिंग का हिस्सा जो है वो बारिश के अंदर है, तो बारिश के अंदर डेफिनेटली आपको भी मालूम होगा कि कैमरा एंगल, कैमरे का जो लेंस है वो डैमेज होने का खतरा होता है, कैमरे के अंदर पानी जाने का खतरा होता है, लाइटिंग का कुछ इश्यूज होते हैं, लाइटिंग के अंदर पानी जाने का मतलब कुछ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट असिस्टेंट कैमरामैन जो है इन सब चीजों को वो देखता है और इसका रिस्पॉन्सिबल होता है और रिकमेंड करता है कि कुछ ऐसे एक्सेसरीज या कुछ ऐसे गैजेट साथ ले लिया जाए जिससे नुकसान से बचा जा सके, क्योंकि प्रोडक्शन के दौरान हो सकता है। सेकंड असिस्टेंट कैमरामैन की जिम्मेदारी, उसको क्लैपर या लोडर भी कहते हैं। बिफोर प्रोडक्शन सेकंड असिस्टेंट कैमरामैन मस्ट ऑब्टेन अ सप्लाई ऑफ एम्प्टी कैन, एम्प्टी कैन खाली, उसको कह लें खाली जो कैन होते हैं वो, ब्लैक बैग्स, शॉपर जिसको ब्लैक बैग्स कहते हैं, कैमरा रिपोर्ट्स, कैमरे की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो है, एंड कोड्स फ्रॉम द लैब और आस्क द प्रोडक्शन मैनेजर टू अरेंज ऑफ दीज सप्लाईज, प्रिपेयर a list of expendables with the first assistant cameraman also preps camera package along with the first। अच्छा, अब यहाँ पर उसकी जो जिम्मेदारी है वो है कि प्रोडक्शन से पहले ही उससे इन तमाम चीजों को अपने यानी कि अरेंज कर लेना है। ठीक है, हासिल कर लेना है टीम से जिसकी जिम्मेदारियां बनती हैं। ब्लैक बैग यानी कि ये स्टोर कीपर की जिम्मेदारियां हैं, स्टोर से मंगवा लेगा या फिर वो जो बायर्स थे उन बायर से कहेगा कि भाई मुझे परचेज करके ला के दें। एम्प्टी कैन्स हो गया, ब्लैक बैग्स हो गए, ये तमाम चीजें उसलिए होती हैं कि
अक्सर जो है वो जरूरत पड़ जाती है प्रोडक्शन के दरमियान इन सब चीजों की। बैग की जरूरत पड़ जाती है कैमरा कवर करने के लिए, फिर उसके बाद कैमरे की रिपोर्ट्स वगैरह वो फाइल करने के लिए जरूरत पड़ जाती है। तो तमाम तमाम काफी सारी चीजें कुछ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे क्रिटिकल गैजेट्स होते हैं जो अक्सर जरूरत नहीं पड़ते, लेकिन समटाइम जरूरत पड़ जाते हैं, और इमरजेंसी की सूरत में इसको हमेशा पास रहना चाहिए। तो सेकंड असिस्टेंट कैमरामैन फर्स्ट असिस्टेंट कैमरामैन के साथ जो है ना कोऑर्डिनेट करके इन तमाम चीजों को या तो फिर पहले मंगवा लेता है, या फिर वो कहता है उसको प्रोडक्शन मैनेजर को कहता है ये तमाम चीजें मुझे अरेंज करके दें, ताकि जो है मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा सकूं। फिर आ जाता है लोडर। द लोडर लोड्स एंड अनलोड्स ऑल फिल्म कनिस्टर्स ड्यूरिंग फिल्म। तो लोडर अनलोडर का काम यही होता है कि जितने फिल्म कनिस्टर्स हैं, ठीक है, ये ज्यादातर आप कह लें कि ओल्ड फिल्म मेकिंग टेक्निक में इस्तेमाल होते थे। ओल्ड फिल्म मेकिंग टेक्निक में कैसेट्स लगती थी, फिर उसको रिकॉर्ड हो गया तो मिसाल के तौर पे वो कैसेट निकाल के फिर उसको रखना एक जगह पर, उसको प्रॉपर्ली उसको प्लेस करना, लेबल करना उसके ऊपर कि भाई ये शॉट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें ये शॉट इसके अंदर हुआ है, ये शॉट यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर खत्म हुआ, उसको लेबल करना बकायदा, फिर उसको लैब के अंदर डिलीवर करना जहाँ पे वो प्रोड्यूस होगा, उसके नेगेटिव्स बनेंगे, तमाम चीजें। तो अब लोडर अनलोडर का एज सच कोई खास इतना रोल रहा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी होते हैं, क्योंकि उसके बावजूद भी कुछ लेंसेज होते हैं, कुछ कैमरा के इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, ठीक है ना, उसके बाद ट्राईपॉड्स हैं, डॉली है, ये वो काफी सारी चीजें कुछ ऐसी होती हैं। इसलिए लोडर के जो हमने जॉब टाइटल है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको खत्म नहीं किया, उसको जो है बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया। लोडर आज भी मौजूद होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा जो है ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थोड़ा सा फर्क आया है, और उनसे थोड़ा सा डिफरेंट तरह से हम काम लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेकअप डिपार्टमेंट की। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई टेक्निकल बात नहीं है, सिंपल वही है। मैं दफा इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, इसकी इंग्लिश में जो डेफिनेशन है, प्लेज अ वाइटल रोल इन द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द टैलेंट, यानी कि जो आपकी कास्ट है। द गोल ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट इज टू मेक एवरीवन ऑन स्क्रीन लुक्स एज गुड एज पॉसिबल। ही और शी वर्क क्लोजली विद द director and production team to create the look and it's required for the various parts of the movie. The makeup artist also uses their skills to minimize the potential adverse effect of the harsh lighting. अच्छा, सिंपल दो चार बातें इसकी सीधा सीधा जो है वो आपको मैं बता दूं की पॉइंट्स में, की वर्ड्स में। वो ये है कि सबसे पहला तो मेकअप आर्टिस्ट का जो काम है वो ये है कि तमाम जितनी भी कास्ट है, क्रू है, जो भी फिल्म के अंदर नजर आएगी उसको अच्छा खूबसूरत दिखाना, ठीक है, अच्छे लगे वो, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो इससे भी ज्यादा अहम बात है वो ये है कि जो उसके अंदर कास्ट काम कर रही है उसको उसके नेचर के मुताबिक, उसको उसकी जो जिस किरदार के अंदर वो ढला हुआ है तो उसके मुताबिक उसको मेकअप करना है। मिसाल के तौर पर अब हीरो को जो है वो अच्छा मेकअप करना है कि वो हीरो लगे, उसकी जो है वो वैसे लुक लगे। लेकिन अगर एक फकीर को अगर वो वहां पर मेकअप कर रहा है तो फकीर को फकीर वाला हुलिया बनाना है उसने, ना कि हीरो बना देना है। अच्छे से मुराद है कि अच्छा अच्छा लगे तो फिर उसको भी हीरो बना दे, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको उसका लुक देना है। डेफिनेटली ये अब कुछ चीजें जो पता तो होती हैं आमतौर पर बंदे को कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये कि कुछ बातें जो है वो आमतौर पर जहन नशीन करने की जरूरत होती है। तो वक्तन फक्तन देखता है कि भाई प्रोडक्शन और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जैसे उसको गाइड करता है कि इसको इस तरह से ढालना है, इसका मेकअप इस तरीके से करना है, तो वो मेकअप डिपार्टमेंट कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखा के मेकअप आर्टिस्ट उसको इस तरीके से ढाल देता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ, जो है हेयर डिपार्टमेंट। जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा मेकअप डिपार्टमेंट था, उसका काम मेकअप करना था। इसी तरीके से हेयर डिपार्टमेंट में जो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं उनका काम हेयर को स्टाइल अप करना होता है, उसकी स्किन को, उसके हेयर को उस हिसाब से बनाना कि जो उसके नेचर के मुताबिक, यानी कि जो उसके किरदार के मुताबिक पूरा उतरे, ठीक है, परफॉर्मर के किरदार के मुताबिक। मिसाल के तौर पर अगर जैसे पिछले एग्जाम्पल में दोबारा दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जैसे विलन है उसको गंजा दिखाना है, मिसाल के तौर पर उसके किरदार कशी गंजे की करनी है कि वो गंजा है, तो या तो वो गंज कराए ओरिजिनली। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे आर्टिस्ट हैं हमारे जो कि अपने किरदार के मुताबिक अपने आप को ढालते हैं, ठीक है ना। अब अगर वेट बढ़ाना है, अगर उन्होंने मोटा अपने आप को शो कराना है, स्क्रिप्ट का हिस्सा है अगर उनका वेट ज्यादा दिखाना, तो वो 2-3 महीने से पहले ही काम करना शुरू हो जाते हैं, अपना पेट शेट बढ़ाते हैं, वजन बढ़ाते हैं, ताकि फिल्म में ओरिजिनल आए, ओरिजिनलिटी आए, थोड़ा सा नेचुरली लुक आए कि भाई हाँ इनका वाकई पेट बढ़ा हुआ है। नहीं तो वैसे तो फिर जाहिर सी बात है, फिर बाकी क्रिएटिव टीम होती है, जो स्टाइलिस्ट होते हैं वो कर देते हैं काम, लेकिन अदरवाइज अगर ये काम वो खुद करें तो वो ज्यादा नेचुरल काम है। इस तरीके से हेयर स्टाइलिस्ट जो है इनका काम भी यही होता है कि जो हेयर को स्टाइल अप करना और उसके मुताबिक किरदार के मुताबिक बंदे को ढालना। अब बात कर लेते हैं लोकेशन डिपार्टमेंट की, जो हमारा अगला डिपार्टमेंट है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे की कुछ इसके अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दो, जो उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्दर हम आगे इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इनकी टीम के बारे में नहीं हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन स्काउट की। लोकेशन स्काउटिंग इज अ वाइटल प्रोसेस
इन द प्री प्रोडक्शन स्टेज ऑफ द फिल्म मेकिंग एंड फिल्म प्रोडक्शन, यानी कि कमर्शियल फोटोग्राफी और डिफरेंट ज़्यादा इसके अंदर जो है वो कैटेगरीज आ जाती हैं। जिसमें जो स्काउटिंग है, स्काउटिंग से मुराद है कि आपने अपनी एक इंटीरियर स्काउटिंग से निकल कर आप बाहर जा रहे हैं, बाहर की किसी लोकेशन पे जब आप शूट करने जा रहे हैं, तो ये प्री प्रोडक्शन का एक फेज है जिसमें आपको पहले से तय करना होता है कि किस लोकेशन पर आप शूट करेंगे, कब शूट करेंगे। अगर आपको रेंट पर लेनी है जगह तो उस हिसाब से भी, अगर आपको रेंट पर नहीं लेनी, समटाइम्स आपको ऐसी किसी होती है जगह जहां पर आपको समटाइम इजाजत जरूर लेनी पड़ती है लोकल गवर्नमेंट से या किसी और गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। तो तमाम चीजें जो है वो पहले से आपको तय करनी पड़ती हैं गवर्नमेंट के साथ या अथॉरिटीज के साथ। तो वहां पर और बहुत ज्यादा चीजें जो है वो मद्देनजर रखी जाती हैं, जैसे यहाँ पर हैं लिखी हुई। इसमें लोकेशंस आर सिलेक्टेड बोथ इन टर्म्स ऑफ द लुक दे ऑफर, ठीक है, बट आल्सो द यूज ऑफ फिल्म इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक्सेस टू अ पावर सोर्स। नंबर वन, कि पावर जो है उसके अंदर, यानी कि बिजली की जो फराहमी है करीब हो, जहां पर आपको आपको समटाइम चार्जिंग करनी पड़ती है, आपको चीजें ऑपरेशन जो आपके फिल्म प्रोडक्शन के अंदर चीजें भी जो इस्तेमाल होती हैं, लाइटिंग, समटाइम लाइटिंग जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लाइटिंग आपको वहां पर आपको जो पावर सोर्स होगी उस स्काउट में, उस लोकेशन के स्काउट में आपको पावर सोर्स कहीं से मिलेगी, तो फिर वो चीजें आपके लिए अहमियत का हामिल है। और ये बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं जो जो है बिल्कुल कंसीडर की जाती हैं लोकेशन स्काउट की तरफ से। पार्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पार्किंग नहीं होगी तो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट होगा, क्योंकि सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा वारंटी वैन्स होती हैं और जिसके अंदर एसेसरीज आ रही होती हैं, जिसके अंदर गैजेट्स होते हैं, कैमरा होता है, क्रेन्स होती हैं, बहुत सारा मतलब प्रॉप्स वगैरह चीजें ऐसी कुछ होती हैं जिसको जो कंटेनर्स में आ रही होती हैं। तो उसके लिए पार्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन का, पार्किंग बहुत ज्यादा इसमें अहमियत की हामिल है। तो अगली हम बात करेंगे लोकेशन मैनेजर की। लोकेशन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द प्रैक्टिकल अरेंजमेंट्स नेसेसरी फॉर फिल्मिंग ऑन लोकेशन, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल अरेंजमेंट्स करने होते हैं फिल्मिंग करने के लिए, जो फिल्म प्रोडक्शन के लिए, फिल्म मेकिंग में जो उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, तमाम बातें। उसके बाद ड्यूटीज इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू क्रिएटिंग एंड एंटरिंग इनटू लोकेशन, contract agreements, creating parking plans for working vehicles, identifying and arranging for power and water sources, working with affected residents, property owners and business। ये तमाम चीजें जो है इसकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसी हद तक ये महदूद नहीं है, इससे जिम्मेदारियां बढ़ भी जाती हैं। समटाइम ये ज्यादा सारी बातें होती भी नहीं है, इसमें जो है ना बहुत सारी चीजें कम भी हो जाती हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये लोकेशन मैनेजर के अंडर आती हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट को। सिंपल है, प्रॉपर्टी मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल प्रॉप्स एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, ensuring that they are all available on time and with budgetary requirement। यानी कि जो हम पहले ऊपर बात कर चुके हैं, जितने भी प्रॉप्स यूज कर होते हैं मेंटेनेंस में, केयर में, इन्वेंट्री में या फिर उनकी प्रोडक्शन में, तो इन तमाम चीजों को, इन तमाम प्रॉप्स को अवेलेबल करना, ठीक है, अपने टीम को पहुंचाना, फिल्म प्रोडक्शन के सेट के ऊपर पहुंचाना, ये तमाम बातें जो है, ये तमाम चीजें, इनका रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर्टी मास्टर, ठीक है। दे आल्सो इंश्योर द सिलेक्टेड एसेसरीज सूट द फिल्म स्टाइल एंड ओवरऑल डिजाइन एंड दैट दे रिफ्लेक्ट द प्रोडक्शन टाइम एंड कल्चर, ठीक है। डेफिनेटली प्रॉपर्टी मास्टर जो है वो इन सब चीजों का भी जिम्मेदार होता है कि जितनी भी एसेसरीज वो फराहम कर रहा है वहां पर, वो फिल्म स्टाइल के साथ मैच करे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कोई ऐसे प्रॉप्स या कोई ऐसी चीजें प्रॉपर्टी के मुताबिक, कोई प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ से ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, कोई अगर मिसाल के तौर पर एक घर है, ठीक है ना। अब एक घर है, एक हवेली है जिसको हॉन्टेड मतलब वहां पर दिखाया गया फिल्म में, तो वो बड़ा क्लीन से, अब जो है ना बिल्कुल लेटेस्ट दौर का बना हुआ वहां पर स्ट्रक्चर वहां पर नहीं चाहिए, तो वो फिल्म स्टाइल के साथ मैच करे, ठीक है। वहां पर एक्सेसरीज जो है वो फिल्म स्टाइल के साथ मैच करे, जिस भी नेचर की वो जो फिल्म है उसके साथ वो चीजें मैच करे, डिजाइन जो है मैच करे, और फिल्म प्रोडक्शन के अंदर जो है वो टाइमली जो है वो फ्राहम हो, और वो कल्चर को रिफ्लेक्ट करे। तो ये तमाम चीजें देखते हुए जो है वो फ्राहम करनी होती है, चीजें मुहैया करनी होती है, ये प्रॉपर्टी मास्टर की जिम्मेदारियां होती हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ होगा और आपने बहुत ज्यादा इससे फायदा उठाया होगा, और आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये लेक्चर जो है ये फायदेमंद साबित होने वाला है। जब भी आप इसको सुनेंगे आप इससे जरूर फायदा उठाएंगे, अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में अगर आप इसको सुनते हैं इससे फायदा जरूर उठाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए अगर कुछ कर सकूं तो वो भी करूंगा। अगर आप में से कोई भी शख्स फिल्म इंडस्ट्री को या ड्रामा इंडस्ट्री को यानी कि टीवी इंडस्ट्री को अगर आप ज्वाइन करना चाहता है तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, अपनी जो है वो अपनी डिटेल्स वगैरह वहां पर कमेंट सेक्शन में दे दे,
तो हमारी टीम जो है जल्द इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ता भी करेगी और कुछ ना कुछ आपके लिए जो बंदोबस्त भी करेगी। और इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 5 के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कैमराज यूज्ड इन फिल्म प्रोडक्शन को। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।